Hello dear students, in the first video of properties of alkali metals, we have studied physical properties as well as some of the chemical properties. Okay, so in the first video we have learnt reactivity of alkali metals towards air. We have learnt reactivity of alkali metals towards water, reactivity of alkali metals towards dihydrogen, and we have learnt reactivity of alkali metals towards halogen. Now in this video we will learn reducing nature of alkali metals and solutions in liquid ammonia. We will study this property, these two properties of alkali metals in part 2. Okay, so get ready and learn reducing nature of alkali metals. हम आपको बता देते हैं कि रिड्यूसिंग नेचर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। पहले देख लीजिए, आप देखिए कि आपने ये पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर, है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर मान लो हम कहते हैं ये M और ये है X, और यहां पे अगर M एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया सपोज, है ना, और यहां से बनता है MX, तो यहां देखिए M इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और M प्लस आयन बनाता है, राइट। तो देखिए यहां पर M का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है, कुछ नहीं है, मतलब क्या दिखा रहा है यहां पे 0। और यहां पर देखिए M का ऑक्सीडेशन नंबर अब कितना हो गया, +1। 0 से क्या हो गया, +1। तो 0 से +1 मतलब M का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है ना, तो M का क्या हुआ यहां पे, ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब पढ़े थे, है ना, या फिर वाला चैप्टर में जाकर के उस टॉपिक को एक बार और देख लीजिएगा। 0 से +1, तो 0 से +1 बड़ा होता है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो M का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो M ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, और किसके समान काम किया, M ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को X लेगा, कौन लेगा, X। इस इलेक्ट्रॉन को लिया और बदल दिया किसमें, X माइनस में। यहां पर X का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, और यहां पर क्या हो गया, -1। तो 0 से छोटा होता है -1, नेगेटिव वैल्यू है ना, 0 से छोटा होता है -1। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो यहां पे 0 से +1 हो रहा है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहां पर देखो 0 से क्या हो रहा है, -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें डिक्रीज होता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये रिडक्शन, और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब M का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और X का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए अब X का रिडक्शन किसने किया, M ने किया। M का ऑक्सीडेशन किसने किया, X ने। यहां पे दोनों चल रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। फिर से देखो, M को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, X, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, और X का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और X को रिड्यूस किसने किया, M ने किया। तो M क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब अब यहां पे जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को लेता है
और वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है। ठीक है, तो M क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, X क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब आप देखिए M इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, और सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। M इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इस डोनेटेड इलेक्ट्रॉन को X ने लिया और क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो हम कहेंगे M ने X को क्या किया, रिड्यूस किया। M ने X को रिड्यूस किया तो M क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। एजेंट मतलब करने वाला, एजेंट यानी क्या होता है, एजेंट होता है ना, जैसे इंश्योरेंस एजेंट होता है तो इंश्योरेंस करने वाला, तो वैसे क्या है, M ने क्या किया, इसको रिड्यूस किया, तो रिड्यूस करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट कराएगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कराता है, जो इलेक्ट्रॉन को इजिली क्या कर दे, डोनेट कर दे। अब आप देखिए कि रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एल्कली मेटल्स, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एल्कली मेटल्स का साइज कैसा होता है, लार्ज होता है ना। पीरियोडिक टेबल में कहां आता है, वो शुरू में आता है। तो जो शुरू में आता है लेफ्ट साइड फर्स्ट ग्रुप, उसकी साइज बड़ी होती है, और जैसे जैसे राइट बढ़ते जाते हैं साइज छोटी होती जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एल्कली मेटल्स, इसकी साइज क्या है, बड़ी है। और जिसकी साइज बड़ी है, जैसे ये साइज है यहाँ पे, इसकी साइज अगर मान लो बड़ी है, तो साइज बड़ी होने के कारण क्या होता है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन इसमें है कितने, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। एल्कली मेटल्स मतलब फर्स्ट ए ग्रुप, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही होंगे ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, साइज बड़ी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल भी जाते हैं। मतलब अब सामने वाले को यहां पर कोई है, उसको रिड्यूस करना है, तो इसको क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देकर सामने वाले को क्या करता है, रिड्यूस करता है। फिर से देखो, ये एल्कली मेटल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को जितनी जल्दी वो दे सके सामने वाला, उतनी जल्दी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी साइज बड़ी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाता है, और इजिली निकल जाने के कारण ये सामने वाले को क्या करता है, रिड्यूस करता है। इसलिए इसका नेचर कैसा होता है, रिड्यूसिंग नेचर का होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका नेचर है रिड्यूसिंग नेचर का, और ये सामने वाले को क्या करता है, रिड्यूस करता है एक इलेक्ट्रॉन देकर। करेक्ट। तो साइज बड़ी होने के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाता है। साइज अगर छोटी हो तो न्यूक्लियस के पास होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन निकलने में परेशानी होगी, लेकिन बड़ी होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। और एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को तो कोई भी छोड़ सकता है। ठीक है, तो पहला रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। कारण क्या है कि इसकी साइज कैसे होती है, बड़ी होती है। सेकेंड, दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत लो होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है ये जो आउटर मोस्ट शेल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसको निकालना है आपको। तो कोई भी चीज को आप निकालोगे तो वर्क करना पड़ेगा, तो निकालोगे आप तो आपको एनर्जी लगेगी ना। तो इसको, इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वह एनर्जी कहलाती है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं इसको। तो मैंने बताया ना कि अब साइज बड़ी है, ये लूजली कनेक्टेड है इसमें, तो इसको निकालने में तो हमको बहुत कम एनर्जी लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी है, लो है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है और सामने वाले को रिड्यूस कर देता है। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। करेक्ट। तो वही देखना है कि इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से दे सके उतना ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होता है, कम होता है। रिडक्शन पोटेंशियल भी कम होता है क्योंकि ये कम होता है। ये दोनों चीज याद रखना बस। इस तरह से एल्कली मेटल्स जो है वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है। राइट। अब आप देखिए, अब हम पीरियोडिक टेबल में जैसे किसी ग्रुप में, यानी इसी ग्रुप में फर्स्ट ए ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाएंगे। तो साइज जो है एल्कली मेटल्स का साइज जो है वो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाते बढ़ती है ना। देखो सेकेंड पीरियड में है तो 2 ही शेल होंगे, थर्ड पीरियड में तो 3 शेल होंगे, फोर्थ में 4 शेल होंगे, फिफ्थ में 5 शेल होंगे। तो साइज क्या है, बढ़ती जा रही है। आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस न्यूक्लियस से भी बढ़ते जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं ना।
टॉप टू बॉटम जाने से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये जो मैं बताया ना, ये लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और लो रिडक्शन पोटेंशियल, ये और लो लगेगा और कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर सेकेंड पीरियड में अगर रहते हैं तो उसमें दो ही शेल है, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है, और तीसरे में जाएंगे पीरियड में वो थोड़ा दूर हो गया, तो उसको निकालने के लिए और कम एनर्जी लगेगी। जितनी दूर होगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी उतनी ही कम लगेगी। मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये भी डिक्रीज होगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा और लो होगा। ठीक है, साइज क्या होगी, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, और ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये सब क्या होगा, कम होती जाएगी। तो जब साइज बढ़ रही है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये भी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, तो उसका रिड्यूसिंग नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज बढ़ रही है ना, साइज बढ़ रही है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, और कम होते जाएगा, तो उसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, बढ़ती जाएगी ना। तो हमारे पास क्या है, इसको हम ये कर रहे हैं, देखो ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने से साइज बढ़ती जा रही है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होते जा रहा है, और कम होते जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है आउटर मोस्ट शेल का। तो आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका आना चाहिए लिथियम, लिथियम से ज्यादा होना चाहिए किसका, सोडियम का, सोडियम से ज्यादा होना चाहिए किसका, पोटेशियम का, पोटेशियम से ज्यादा होना चाहिए किसका, रुबिडियम का, और रुबिडियम से ज्यादा होना चाहिए किसका, सीजियम का। ये एक्सपेक्टेड रिड्यूसिंग नेचर होनी चाहिए। इसका रिड्यूसिंग नेचर कम होना चाहिए, इसका ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि साइज बढ़ती जा रही है। देखो साइज बढ़ती जा रही है, साइज इंक्रीज हो रहा है, देखो साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज, और साइज इंक्रीज हो रहा है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड, ये क्या है, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ऑर्डर कुछ और होता है। मैं आपको बताता हूं, पहले इसको नोट करो कि एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर कैसा होता है। करेक्ट, नोट इट डाउन। तो एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर क्या होनी चाहिए, क्या होगा, ये देखो सोडियम से ज्यादा होता है किसका, पोटेशियम का, से ज्यादा होता है रुबिडियम, लेस देन सीजियम, लेस देन लिथियम। अब आप देखिए लिथियम जो कि कहां था, लिथियम जो शुरू में होना चाहिए एक्सपेक्टेड में, वो कहां चला गया, इधर आ गया। मतलब लिथियम का रिड्यूसिंग नेचर कैसा है, बहुत ही ज्यादा है, देखिए राइट। इस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें से ऑर्डर को इधर उधर कर दिया जाता है और लोगों को ये लगता है, हमारे स्टूडेंट को लगता है कि ऑर्डर तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे ही होता है। लिथियम सबसे स्मॉल है, लिथियम से सोडियम बड़ा है, उससे बड़ा पोटेशियम है, तो इसमें रिड्यूसिंग नेचर जो है वो इंक्रीज होते जा रही है। तो लास्ट में क्या आता है, सीजियम आता है, पहले लिथियम आता है, तो लिथियम को कम होना चाहिए और सीजियम को ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कई बार ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो बोलते हैं कि लिस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, लिस्ट पावरफुल, राइट। तो लिस्ट पावरफुल क्या है, ये लिस्ट पावरफुल है, लिस्ट पावरफुल, लिस्ट सबसे कम, लिस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग नेचर।
ठीक है, इसमें लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग नेचर होता है सोडियम में, और ये क्या होता है, इसमें होता है, ये होता है मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग नेचर होती है किसकी, लिथियम की, राइट। ये सबसे कम, वो सबसे ज्यादा, राइट। अब इसमें रीजन देखेंगे कि क्यों इसमें कम होती है और उसमें ज्यादा, राइट। तो क्वेश्चन उठता है, व्हाई लिथियम इज हैविंग मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग नेचर, व्हाई, राइट, व्हाई। तो सबसे पहले तो आप एक रीजन दे सकते हैं, क्या है, स्मॉलेस्ट साइज, इसकी साइज कैसा है, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है, राइट, स्मॉलेस्ट साइज है ना। तो स्मॉलेस्ट साइज होने का क्या होता है, इसका मेटल आयन कैसा होता है, सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट साइज मेटल आयन, राइट, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट साइज मेटल आयन, इज दैट क्लियर। और स्मॉलेस्ट साइज होने के कारण इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसा होता है, हाई होता है, हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब आपको पता है ना कि लिथियम आयन ये छोटा है, इसके चारों तरफ हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, H2O का ऐड होना, H2O ये O नेगेटिव होता है, H प्लस ये लिथियम प्लस, और ये छोटा होने के कारण इसके हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो कैसी होती है, हाई होती है ना। ये हम इसके पहले प्रॉपर्टी में जब पढ़ रहे थे तो इसको क्लियर कर चुका हूं मैं, एक बार पीछे से और देख लेना, राइट। तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसे होती है, बिल्कुल हाईएस्ट होती है, और इसलिए इसका जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होता है, लो होता है ना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है, मतलब बहुत ही कम होता है, ठीक है, यस, सबसे कम। एक मिनट, और इस कारण से इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E, इसकी वैल्यू कैसे होती है, वेरी लो, वेरी लो, और इस कारण से है ना, ये है, इस कारण से ये जो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का होता है, ये वाला लिथियम, इज दैट क्लियर, यस। ये 3 रीजन याद रखना, ओके। चलिए, इसमें एल्कली मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज में से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। एल्कली मेटल्स जो है ना, एल्कली मेटल्स डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है। देखिए, गिविंग अप डीप ब्लू सॉल्यूशन, एक एक वर्ड आपको इसमें समझना है और उसको याद रखना है। गिविंग डीप ब्लू सॉल्यूशन, राइट, विच आर पैरामैग्नेटिक। ये जब ये एल्कली मेटल लिए ना, ये है आपका अमोनिया, लिक्विड अमोनिया हमने लिया, लिक्विड अमोनिया, और ये लिक्विड अमोनिया में हमने क्या किया, हमने डाल दिया क्या, सपोज हमने डाल दिया यहां एल्कली मेटल, कोई भी मेटल हमने डाला, एल्कली मेटल्स, राइट। तो एल्कली मेटल्स हमने डाला तो हमने देखा कि इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो गया, डीप ब्लू कलर का हो जाता है, डीप ब्लू, राइट, डीप ब्लू कलर का हो जाता है।
ये डीप ब्लू सॉल्यूशन हो जाता है, कलर हो जाता है। और आप ये मान के चलिए ये नेचर कैसा होता है इसका, इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए। इस सॉल्यूशन में जो डीप ब्लू कलर मिला, इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये कैसा होता है, इसका नेचर कंडक्टिंग होता है। इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन के कारण तो कंडक्टिविटी होती है ना, तो ये क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसके कारण कंडक्टिविटी होती है इसमें। इज दैट क्लियर? और ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका नेचर जो है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। राइट, पैरामैग्नेटिक। सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, देखिए अगर ये ऑर्बिटल है, इसमें अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और पेयर्ड होते हैं तो क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। तो अभी इसमें क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इसका नेचर कैसा है, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग नेचर का होता है। और कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कब होता है, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी ऑर्बिटल में तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। अब पेयर्ड हो जाते हैं तो क्या होता है, वो डायमैग्नेटिक होता है। तो फिलहाल ये जो डीप ब्लू कलर मिला उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका नेचर कैसा होगा, कंडक्टिंग होगा। और कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन जैसे ही मेटल आयन का कंसंट्रेशन इसमें से बढ़ाते हैं, मेटल आयन का कंसंट्रेशन, ये भी इसका कंसंट्रेशन कैसा है, बिल्कुल डाइल्यूट कंसंट्रेशन है। इसमें क्या है, ये डाइल्यूट कंसंट्रेशन है, डाइल्यूट है ये, आप कह सकते हैं ये डाइल्यूट है। सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। जैसे ही इसको हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, तो इसका कलर जो है वो क्या हो जाता है, ये ब्रॉन्ज हो जाएगा। ब्रॉन्ज कलर का, ब्रॉन्ज जानते हैं ना आप लोग, ठीक है, ब्रॉन्ज का बर्तन होगा, देखना अपने घर में, तो ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है। जैसे कॉपर ब्रॉन्ज, कॉपर को देखोगे आप तो कॉपर ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है ये। और कॉपर ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है तो ये पैरामैग्नेटिक से क्या हो जाता है, फिर ये डायमैग्नेटिक हो जाता है। मतलब अभी इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड हो गए ये मान के चलिए, तो पैरामैग्नेटिक से क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और डीप ब्लू कलर किसमें चेंज हो जाता है, ब्रॉन्ज में हो जाता है। और कंडक्टिविटी इसकी जो है वो कम हो जाती है, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। और पैरामैग्नेटिक से क्या हो जाता है, ये डायमैग्नेटिक हो जाता है, डायमैग्नेटिक। ये राइट, इसमें जो है आप पढ़ेंगे तो पूरा यही मिलेगा आपको। देखो, एल्कली मेटल्स डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, डिसॉल्व हो जाता है, गिविंग अप डीप ब्लू सॉल्यूशन। डीप ब्लू सॉल्यूशन दे दिया आपको। और इसका नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एंड कंडक्टिंग इन नेचर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण। राइट, एज द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, जैसे उसमें मेटल आयन और उसका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो जो डीप ब्लू कलर है वो चला जाता है और द कलर चेंजेस टू कॉपर ब्रॉन्ज, और इसका कलर कैसा हो जाता है, कॉपर ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है। एंड देयर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसको और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। राइट, यस, ये मेटल है ना, इसका आयोनाइजेशन होगा किसमें, M प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन में। अब इसमें हम क्या किए, हमने लिक्विड अमोनिया का हमने X प्लस वाई मोल लिया, किसका, लिक्विड अमोनिया का X प्लस वाई मोल। तब क्या होगा, जब X प्लस वाई मोल लेंगे तो ये देखो X NH3 है और X मोल NH3 है, और साथ ही साथ क्या है, Y मोल NH3 है। तो X मोल NH3 किसके साथ आ जाएगा, मेटल आयन के साथ। ये मेटल आयन है ना, ये क्या चीज है, मेटल आयन। तो ये X NH3 किसके साथ आएगा, M के साथ, तो ये हो जाएगा M NH3। कितने NH3 को लिया M ने, X NH3 किसने लिया, M ने लिया। और M के पास चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इसको हम यहां पे लिख दिए, M का चार्ज यहां पे लिख दिए। उसका फिर Y NH3 को कौन लेगा, इलेक्ट्रॉन, प्लस Y NH3 को कौन लिया, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन है, NH3 है, और कितने NH3 को लिया इसने, सॉरी कितने NH3 को लिया, Y मोल, और ये आ जाएगा ये माइनस। राइट, तो देखिए ये इस प्रकार से इक्वेशन बना। फिर से देखो, मेटल आयन है, मेटल है, एल्कली मेटल है, वो उसका आयोनाइजेशन होगा M प्लस, ये मेटल आयन बना यानी कैटायन,
और प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इसी में हम क्या करेंगे, X प्लस वाई, यानी इसको लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करेंगे। और जब लिक्विड अमोनिया में हमने इसको डिसॉल्व किया तो लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होने पर ये X मोल NH3 इसके साथ बॉन्ड बनाया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, और Y मोल NH3 जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, अब इसका देखो, ये होगा, इसका नाम है अमोनिएटेड मेटल आयन। इसको कहेंगे अमोनिएटेड मेटल आयन। अमोनिएटेड मतलब अमोनिया है उसमें, तो अमोनिएटेड मेटल आयन, राइट। और ये है, इसको कहेंगे हम अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है, अमोनिएटेड मेटल आयन है, और वो क्या है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए अमोनिएटेड, मतलब इस इलेक्ट्रॉन में इस इलेक्ट्रॉन को किसने घेर लिया, अमोनिया ने घेर लिया चारों तरफ से, इसलिए इसको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, राइट। और इस मेटल को किसने घेर लिया, NH3 ने घेर लिया, इसलिए इसको अमोनिएटेड मेटल आयन कहेंगे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इसका नेचर कैसा होता है, ये होता है आपका पैरा मैग्नेटिक। कैसा होता है ये, पैरामैग्नेटिक। अभी हमने बताया था ना, इसका नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और इस कारण से नेचर कैसा होता है, कंडक्टिंग नेचर का होता है, कंडक्टिंग नेचर, राइट। और इसका कलर कैसा होता है, इस सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, डीप ब्लू कलर होता है। सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, डीप ब्लू सॉल्यूशन, डीप ब्लू कलर होता है। डीप ब्लू कलर क्यों होता है हम बताएंगे आपको। पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक है। और इसका नेचर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, कंडक्टिंग नेचर का होगा। और इसका कलर कैसा होगा, इस सॉल्यूशन का कलर डीप ब्लू कलर का होगा। और सॉल्यूशन कैसा होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, डीप ब्लू डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है, राइट। इतना समझ में आया आपको, चलिए अच्छी बात है। अब इसका क्या करते हैं, अब इसका कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, किसका, इलेक्ट्रॉन का, मतलब सॉरी मेटल आयन का कंसंट्रेशन। अब जैसे ही इसमें मेटल आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, मेटल आयन का कंसंट्रेशन, अभी ये क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन 1 m से कम है। कंसंट्रेशन क्या है, लेस देन 1 m। m क्या चीज है, मोलारिटी। 1 मोलारिटी से इसका कंसंट्रेशन कम है। अब इसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसका कंसंट्रेशन अब करते हैं, कंसंट्रेशन 1 to 3 m करते हैं, कंसंट्रेशन 1 to 3 करते हैं, 1 से लेकर के 3 मोल तक करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन है ना, 1 to 3 m, m फॉर मोलारिटी। तो अब 1 मोलारिटी या से लेकर के 3 मोलारिटी तक करते हैं, तब क्या होता है, आप देखिए ये जो डीप ब्लू कलर दिख रहा है ना, डीप ब्लू कलर, अब डीप ब्लू कलर जो है उसके ऊपर ये देखो, यहां पर दो लेयर बन जाएगा, डीप ब्लू कलर, और इसके ऊपर में ना एक और कलर बन जाएगा ये। अब डीप ब्लू कलर को ऐसा कर देना, ये डीप ब्लू कलर है, और इसके ऊपर में क्या होता है, ये ब्रॉन्ज या कॉपर ब्रॉन्ज कहेंगे कलर, कॉपर ब्रॉन्ज कलर या सॉल्यूशन क्या होता है, फ्लोट होता है। फ्लोट होता है मतलब ऊपर में तैरता है। नीचे क्या कलर कैसा होता है, डीप ब्लू कलर होता है,
और ऊपर कैसा होता है, कॉपर ब्रॉन्ज कलर होता है, जो कि उसके ऊपर फ्लोट होता है, राइट। अब उसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं, अब ना 3m से ज्यादा करते हैं। जब कंसंट्रेशन 3m से बढ़ा देते हैं, 3m से ज्यादा कर देते हैं, तो ये पूरे का पूरा सॉल्यूशन जो है, पूरे का पूरा सॉल्यूशन जो है, इसका कलर कैसा हो जाता है, इसका पूरे का पूरा सॉल्यूशन का कलर हो जाता है कॉपर ब्रॉन्ज सॉल्यूशन, कॉपर ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है ये पूरा सॉल्यूशन जो है। पहले थोड़ा सा हुआ था, बाद में पूरे का सॉल्यूशन जो है कॉपर ब्रॉन्ज कलर का हो जाएगा, करेक्ट। तो ये है आपका ये रिएक्शन किस प्रकार से हुआ, आप एक बार और इसको रिवर्स करके आप देख लीजिए इसको। इज दैट क्लियर? यस बॉस। और इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, राइट। कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो जाता है। पैरामैग्नेटिक से क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा और इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है ना, जब कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा होती है तब। अब इसी के ऊपर से मैं 2-3 और क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, है ना। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये जो अमोनिएटेड सॉल्यूशन है, अमोनिएटेड सॉल्यूशन, इसकी डेंसिटी जो है लो होती है। इसकी डेंसिटी कैसे होती है, डेंसिटी लो होती है। अब क्वेश्चन होता है वाई, ठीक है, क्यों होती है इसकी लो? इसकी डेंसिटी की अपेक्षा इसकी डेंसिटी जो है वो लो होती है, क्यों होती है, राइट। क्वेश्चन ये होता है इसकी डेंसिटी लो क्यों होती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, अब इसके चारों तरफ ये अमोनिया होता है ना, NH3 HHH, अमोनिया, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है इसलिए पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। हम इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, और ये 3 क्या है, हाइड्रोजन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन जाएगा, इसका कौन सा हिस्सा जाएगा, पॉजिटिव वाला। तो ये पॉजिटिव वाला हिस्सा इस प्रकार से आ जाता है, ये ऐसा 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 चारों तरफ से, ये ऐसा, राइट। तो आप देखेंगे कि इसके बीच में ये ऐसा एक कैविटी बन जाती है, कैविटी। जब इलेक्ट्रॉन अमोनिएटेड हो जाता है, मतलब अमोनिया से घिर जाता है, तो वहां पे एक कैविटी, या फिर इसको हम वाइड भी कहते हैं, वाइड ऐसा बन जाता है। तो वाइड बन जाता है, तो वाइड से या कैविटी, तो इस तरह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, इसलिए डेंसिटी इसकी लो हो जाती है। और सॉरी, हाँ, डेंसिटी इसकी क्या हो जाती है, लो हो जाती है ना। और जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है, डेंसिटी और लो हो जाती है, तभी तो वो फ्लोट करता है ना। मैंने बताया कि ब्रॉन्ज कलर जो है वो ब्लू कलर के ऊपर फ्लोट क्यों करता है, ब्रॉन्ज कलर ब्लू कलर के ऊपर फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि जैसे जैसे हम इसका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, मेटल आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, डेंसिटी क्या होती है, लो होती जाती है। मेटल आयन का कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ता है, मेटल आयन कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, राइट। मतलब ये प्लेन जो लिक्विड अमोनिया है, प्लेन लिक्विड अमोनिया है, ये इससे इस सॉल्यूशन की डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका कलर क्या है, ब्लू है, और उससे भी ज्यादा किसकी होगी, ब्रॉन्ज कलर की होगी। क्लियर? तो मेटल आयन का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाएंगे, उसकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी, सॉल्यूशन की डेंसिटी लो होती जाएगी।
राइट, नोट। चलिए, ये जो है आपका अमोनिएटेड जो सॉल्यूशन मिला, जो डीप ब्लू कलर का है, अब इसको हम ऐसे ही छोड़ दें, राइट, इसको ऐसे ही छोड़ दें। चलो इसको मैं फिर से अच्छे से लिखता हूं, और इसको, और ये जो सॉल्यूशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो M प्लस M कैसा है, ये अमोनिएटेड है, AM मतलब अमोनिएटेड मेटल है, अमोनिएटेड मेटल है, प्लस इसमें इसका इलेक्ट्रॉन है, चलिए आ गया, प्लस इसमें है NH3 है ना, देख लो वो पूरे सॉल्यूशन को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। मेटल आयन कैसा है, अमोनिएटेड है, इसी मेटल का इलेक्ट्रॉन भी है इसमें, प्लस लिक्विड अमोनिया है, क्या है, लिक्विड अमोनिया, राइट। अब इसको हम अगर छोड़ देते हैं ऑन स्टैंडिंग, अगर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ऑन स्टैंडिंग, तब क्या होता है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जो है लिबरेट, ये सॉल्यूशन जो है वो क्या लिबरेट करते हैं, लिबरेट्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस क्या करता है, ये लिबरेट करता है, लिबरेट हाइड्रोजन, resulting in the formation of amide, मतलब NH2। तो यहां पे देखो ये NH3 है ना, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और क्या हो जाएगा, ये NH2, एक हाइड्रोजन निकलेगा और क्या हो जाएगा, NH2। अब ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन इसमें, आप इस इलेक्ट्रॉन को इसमें जोड़ देना, उधर प्रोडक्ट में इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन निकला यहीं से है ना, इसमें जोड़ देना, तो ये हो जाएगा MNH2। फिर से देखो, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ गया, ये न्यूट्रल हो गया, और लिखोगे क्या, M, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिए, NH2, MNH2, और ये अमोनिएटेड ही है, MNH2, MNH2, और ये कैसा है, अमोनिएटेड है, कैसा है, अमोनिएटेड है, प्लस अब इसमें कितना हाइड्रोजन निकले हैं, एक हाइड्रोजन निकला है, तो एक हाइड्रोजन निकला है, तो ये हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को तो ऐसा लिखना पड़ता है, तो अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, H2 के फॉर्म में, तो 1, ये एक है, एक हाइड्रोजन है, तो उसको आधा H2 करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये कटेगा तो H ही आएगा, राइट। या फिर आप इस इक्वेशन में यहाँ पे 2 लगा देना, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, तो बैलेंस हो जाएगा। तो फिलहाल उसको हाफ H2 करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल रहा है, तो उसको हाफ H2 कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या बना, अमोनिएटेड मेटल अमाइड, अमोनिएटेड मेटल अमाइड, ये फॉर्म हुआ। इसको ऐसे ही जब छोड़ देंगे, तो इस सॉल्यूशन को ऐसे ही छोड़ देंगे बिना कंसंट्रेशन चेंज किए, जितना हमको अमोनिया में ये मेटल मिलाना था उतना मिला दिया और ऐसे छोड़ दिया, तो धीरे से क्या होता है, स्लोली लिबरेट्स, है ना, एकदम से नहीं करता है, स्लोली लिबरेट्स हाइड्रोजन, ठीक है, और क्या बनाता है, साथ में अमाइड फॉर्म करता है। नोट कीजिए।